नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर चल रही थी, जिसका नाम है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे, यानी कि वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण पर हमारी चर्चा चल रही थी और हम इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट देख रहे थे। यूनिट नंबर फर्स्ट इसमें हम देख रहे थे, जिसका नाम है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस यानी कि वास्तविक अनुक्रम। ये वास्तविक अनुक्रम हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखी थी, जिसका नाम था बीडब्ल्यू थ्योरम। ठीक है, बोलजानो वाइसट्राइस प्रमेय सीक्वेंस के लिए देखी थी अपन ने। ठीक है, कि उसका स्टेटमेंट आपके पास था कि प्रत्येक जो अनुक्रम होता है, आपको एक बाउंडेड अनुक्रम दिया हुआ था। ठीक है, ये कह रहा था कि उसका क्या होता है, एक तो लिमिट पॉइंट होता ही होता है। ठीक है, इसको क्या दिया हुआ था आपको, परिबद्ध अनुक्रम दिया हुआ था, यानी कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। ठीक है, ये अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट था जो हमने काफी अच्छी तरीके से वहां करके देखी थी। क्लियर। आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरम्स और करेंगे। थ्योरम्स करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर। कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम अभिसारी अनुक्रम। बात करेंगे हम अभिसारी अनुक्रम के ऊपर। ठीक है, तो ये अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, तो किसी अनुक्रम की जो लिमिट होती है, जो सीमा होती है, उसी को हम अभिसारी, अगर किसी अनुक्रम की सीमा एग्जिस्ट कर जाए तो वही क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। कहने का मतलब आपको जो लिमिट मिले, आपको जो लिमिट मिले वो लिमिट कैसी मिलनी चाहिए, फाइनाइट मिलनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब लेट एक्स एन इज ए सीक्वेंस एंड एल इज लिमिट ऑफ एक्स एन, देन लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन बराबर एल। ठीक है, और ये एल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। तब हम कहेंगे ये एक्स एन कैसा है, कन्वर्जेंट है। ये एक्स एन कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोलो आई बात समझ में। या आपको, या यहां हम लिमिट की डेफिनेशन भी लगा सकते हैं कि या आप कहो कि एक्स एन कोई अनुक्रम है। ठीक है, एक्स एन क्या है, कोई अनुक्रम है, कोई सीक्वेंस है। एल, तब इस एल का अस्तित्व इस प्रकार हो, किस प्रकार हो कि एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। बोलो आई बात समझ में। ये भी क्या है, इसकी डेफिनेशन ही है। तो यहां से आप क्या कहोगे, वेयर ये एल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये एल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से ये हम इसकी डेफिनेशन देते हैं कि अगर ये लिमिट इसकी, ठीक है, अगर इसकी लिमिट हमें कैसी मिल जाए, फाइनाइट मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। बोलो ये बात समझ में आई। तो अभिसारी अनुक्रम या कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट हो, ठीक है, यानी कि कोई भी रियल नंबर मिले, फाइनाइट मिले, तो वो सीक्वेंस ही क्या कहलाती है, मेरी कन्वर्जेंट कहलाती है। इसके उल्टा चले, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट मुझे इन्फानाइट मिले या माइनस इन्फानाइट मिले, दोनों में से कुछ भी मिले, तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाती है, डाइवर्जेंट। और या फिर एंड नेक्स्ट इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन बराबर आपको माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव, इन दोनों में से कोई और मिले तो ये आपकी जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। बोलो आई बात समझ में। यहां से ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये डेफिनेशन किसकी है, लिमिट की है। ठीक है, कि एक रियल नंबर m के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे पद जो हैं वो इस l के प्रतिवेश में आ जाएंगे। ठीक है, कौन से नंबर के मिलने के बाद, इस m के मिलने के बाद। ध्यान रखना, मैंने उस एग्जांपल से आपको बताया था कि ये जो m होता है वो पूरा का पूरा एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू जैसी लोगे वैसे ही ये m का मान आपको मिलेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन, और ये चीज हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। मैंने ये भी बताया था कि ये कंडीशन हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। आप चाहे तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू मर्जी चाहे जो ले लो,
जो भी आपकी मर्जी हो वो आप ले लो एप्सिलॉन की वैल्यू। ये हर एक वैल्यू के लिए कैसा होता है, सेटिस्फाई होता है। जैसे आप इसका मान लोगे वैसे ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब एप्सिलॉन का मान जो है, एम का जो मान है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। ये हमने लास्ट क्लास में इस पे चर्चा कर ली थी, ठीक है। जो पहले वाली क्लास थी उनमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीधा सा एक फंडा ध्यान में रखना, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट आपको कैसी मिल जाए, फाइनाइट मिल जाए, तो वो सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसके उल्टा अगर माइनस इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव मिले, ठीक है, दोनों में से कोई भी मिले, तो सीक्वेंस कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। एक पार्ट इसमें और आता है कि अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाएगी मेरी, ऑसिलेटिंग कहलाएगी, यानी कि दोलनी कहलाएगी। यदि एक्शन ना तो कन्वर्जेंट हो एंड ना एक्शन डाइवर्जेंट हो, तब एक्शन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाती है। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाती है। बोलो आई बात समझे। इसका एक एग्जांपल लेकर देखिए तो देखना, एक्सन बराबर -1 की पावर n, यही लेते हैं। बोलो आई बात समझ में। यहां से इसको ओपन करते हैं तो -1 1 -1 1 -1 1 -1, इस प्रकार ये चलता जाएगा। बोलो आई बात समझ में। यहां से आपको दिख रहा है कि एक्सन जब हम लिमिट लेते हैं इन्फिनिटी पे, तब हमारे पास जो एक्सन का मान है वो दो रिजल्ट देता है, या तो -1 देता है या +1 देता है। इन दोनों में से एक मान देता है, या तो -1 देगा या +1 देगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यानी कि ये ऑसिलेट कर रही है 1 और -1 के साथ, ठीक है। तो यहां से आप ना तो इसको क्या बोलोगे, यानी कि अगर एक सीक्वेंस में इन्फिनिटिव पे ऊपर आपको दो वैल्यू मिले, ठीक है, किसी सीक्वेंस की इन्फिनिटिव के ऊपर आपको अगर दो वैल्यू मिले, तो वो सीक्वेंस कैसी होगी, ऑसिलेटिंग होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये ना तो कैसी है, कन्वर्जेंट है, और ना ही कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी मेरी, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होगी। बोलो आई बात समझ में। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था आपने कैलकुलस के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़कर देखा था। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी थ्योरम के ऊपर। फर्स्ट थ्योरम लेते हैं इसकी, ठीक है, इसी के ऊपर है सम थ्योरम्स ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। थ्योरम नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। यानी कि इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये थ्योरम हमें प्रूफ करनी है। थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखो। आपको थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपके पास जो अनुक्रम है, ठीक है, आपके पास जो अनुक्रम है वो कैसा है, अभिसारी है। अनुक्रम अभिसारी है, मतलब आपको इस अनुक्रम को कैसा दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। बोलो आई बात समझे। इस अनुक्रम को कैसा दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। बाउंडेड दिखाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सीक्वेंस के पद हैं वो ना तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं ना नीचे की तरफ जा सकते हैं। मतलब इसकी अपर लिमिट भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और लोअर भी कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब अपर बाउंड भी होना चाहिए और लोअर बाउंड भी होना चाहिए। अभिसारी अनुक्रम दिया हुआ है, अभिसारी अनुक्रम दिया हुआ मतलब इसकी कोई लिमिट तो होगी, कोई लिमिट जो होगी वो लिमिट कैसी होगी, फाइनाइट होगी। क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, अगर किसी अनुक्रम की सीमा एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वो कैसी हो, फाइनाइट हो, तो हम कैसा कहते हैं कि वो अनुक्रम कैसा है, अभिसारी अनुक्रम है। बोलो आई बात समझ में। तो मैं मान लेता हूं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। माना एक्सन एक अभिसारी अनुक्रम
एक अभिसारी अनुक्रम को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। एक्शन क्या है? एक अभिसारी अनुक्रम अर्थात कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? हमें क्या सिद्ध करना है? ठीक है, हमें सिद्ध करना है, अब लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो एक्शन है, एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम अर्थात एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। ये कैसा है? एक बाउंडेड सीक्वेंस है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब अगर ये कैसा है? अभिसारी अनुक्रम है, मतलब इसकी सीमा होगी, तो माना वो इसकी सीमा L है, माना एक्शन की सीमा L है, अर्थात हम क्या कहेंगे कि सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव एक्शन बराबर क्या होगा? L होगा, और वो कैसा होगा? फाइनाइट होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो L कैसा होगा? ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिमिट की, ठीक है। अब मैं यहाँ ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लिमिट की डेफिनेशन लगा सकता हूँ। तो बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो लिमिट की परिभाषा, क्योंकि लिमिट है, लिमिट मिल गई मतलब मैं लिमिट की परिभाषा लगा सकता हूं, जो क्या कहती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m बिलोंग्स टू n, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं? xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? देखना यहां m एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, यानी कि m जो है वो एप्सिलॉन पे कैसा है? डिपेंड है, मतलब जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को कम ज्यादा करोगे वैसे वैसे m का मान क्या होगा? बदलता जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो m है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो मैं मान लेता हूं एप्सिलॉन को फिक्स कर देता हूं, ठीक है, मैं एप्सिलॉन को एक जगह फिक्स कर देता हूं। तो माना एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 एंड m ग्रेटर देन इक्वल्स टू m0, मैंने एप्सिलॉन को फिक्स कर दिया, ठीक है। आप जो मर्जी चाहे लेकर एप्सिलॉन को फिक्स कर देते हो, मैंने 1 पे फिक्स कर दिया इसको, ताकि ये भागे ना उधर उधर, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? अपने हाथ की बात है, एप्सिलॉन की ज्यादा कोई वो नहीं है, लोड नहीं है। एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है जो हम चाहे मर्जी से उसको फिक्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हर एक वैल्यू के लिए कैसा होता है? सही होता है। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किसी सीक्वेंस की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो एप्सिलॉन को हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन को हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, चाहे जितना बड़ा ले सकते हैं, चाहे जितना छोटा ले सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये क्या हो गया? एप्सिलॉन को मैं क्या कि यहाँ m का जो मान है वो एप्सिलॉन पे निर्भर कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? एप्सिलॉन को फिक्स कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ भाई अठे डट जाए, एक बार फिक्स हो जा, हालवा की जरूरत को नहीं, एक बार माना मारो काम कर लिया, बदे बाद में तेरी मर्जी हो, अब यहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसको चलो एक नंबर दे देते हैं कि ले ले एर राजी बैठ जा, कि ओ 1 रुपया ले ले एर राजी बैठे रहे, चुपचाप बोलवा की जरूरत को नहीं, ठीक है। तो ओ कहीं हो चुपचाप बैठो, ओ चुपचाप बैठ गो ना अठिन ओ m0 कहीं m कहीं हो, ओ भी चुपचाप बैठ गो, क्योंकि ओई के पेटे ही उछल रहे हो, ओई के पेटे ही उछल रहे हो कि ओ चेंज हो रहे हो, जना मैं क्यों चुप रही हूं, ओ इज्जत नहीं डट रहे हो, जना मैं क्यों डटूं। तो जी हाँ, ओ बदल रहे हो भैया, ओ बदल रहे हो, मतलब एक का इशारा पर ओ चाल रहे हो। इन दे दियो कुछ टक्का किले, शांति से बैठ जा, ओ शांति से बैठ गो, क्योंकि अपना ऊपर की बात है, अपना बस की बात है, इन रोक वो तो बाकी तो वो नहीं। लेकिन एप्सिलॉन तो हमारे हाथ में है, इसको तो चाहे जैसे हम नचा सकते हैं, मतलब चाहे जैसे रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? तू 1 ले ले और चुपचाप बैठ जा। ये जैसे ही चुपचाप बैठ गया तो इसने कहा कि अब तू भी बैठ चुपचाप बैठ जा, अपना कहना आएगा सब कुछ, तू चुपचाप बैठ जा। तो वो भी कहीं हुए चुपचाप बैठ गो, ठीक है, वो भी कहीं हुए चुपचाप बैठ गो। तो 18 कहीं हो कि वो फिक्स हो गो, ठीक है, इन कहीं कर दियो, फिक्स कर दियो, फिक्स कर दियो। तो 18 है ए वैल्यू अठे पुट कर दे, यानी कि अपने पास रिजल्ट आ जाएगा xn माइनस एल लेस देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m0। कहने का मतलब है एक रियल नंबर, जब हमने एप्सिलॉन का मान 1 लिया, एप्सिलॉन का मान 1 लिया, तो हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया, ठीक है, वो कौन सा था? m0। इस m0 के बाद में इस सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो गई? इसमें समा गई,
ठीक है, इस सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो गई, इस एल के प्रतिवेश में, एल के नेबरहुड में समा गई। इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लास्ट क्लास में, एक क्लास में मैंने ओपन करना बताया था, इसको मैं लिख सकता हूं -1 लेस देन xn माइनस एल लेस देन 1। इस प्रकार से l को इधर ले आओ, तो l -1 लेस देन xn लेस देन l प्लस 1, साथ में फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m0, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m0। बोलो आई बास में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा xn है वो ना तो इस l -1 के इधर जा सकता है, अठे l -1 आएगा और खड़े हुए थम जावा और खटी नहीं कौन जानू, तो ओ थम गो अठे, ठीक है, मतलब लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, जी अठिन जाबाई कोशिश करी तो दूसरा भाई साहब खड़िया हाँ कि थम जा, अठिन में खड़े हूं, तन जाने की जरूरत को नहीं आगे, तो इन्हें अठे ही रोक दियो, अठे ही रोक दियो ना, वो भाई साहब ना तो अठिन जा सके ना अठिन जा सके, अठिन भी कौन जा सके बठिन भी कौन जा सके ना, खटेरे गए तो बीच में रहेगा, बीच में रहेगा ना, वो कहीं हो गई को अपर बाउंड होगो, वो कहीं हो गई को अपर बाउंड होगो, यानी कि ऊपरी परिबद्ध होगो, क्या होगो ऊपरी परिबद्ध होगो, और ओ कहीं हो गई को निम्न परिबद्ध होगो। बोलो आई बास में, क्योंकि बेचारा जा ही नहीं सकता कहीं, कहां जाए, जाए कहां, अठिन तो वो कौन जावा दे, बठिन वो कौन जावा दे, ना तो अठिन तो बोले वह बैठे हो रहे, ना तो वो जावा दे रहे हो अठिन, ना अठिन वो जावा दे रहे हो, खटिन ही नहीं जावा दे रहे हो ना, वो तो इको लोअर बाउंड होगो और वो इको अपर बाउंड होगो, मतलब बैठ जा भाई शांति से, ठीक है, शांति से बैठ गो बिचारो, मतलब नीचे से भी बाउंड होगो ऊपर से भी बाउंड होगो, मतलब एक्शन तो ना बठिन जा सके ना अठिन आ सके, बाउंड होगो तो सीक्वेंस की होगी बाउंडेड होगी, तो आपका कहीं कहूंगा सीक्वेंस ने कैसा लेकर चला था, पर अभिसारी लेकर चले थे, सीक्वेंस को बाउंडेड लेकर चले थे और मिल गया कैसा, ऊपर से और नीचे से बाउंड मिल गया। ठीक है, अभिसारी लेकर चले थे, बाउंड मिल गया, अतः हम क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। अब थोड़ा सो चौखो लागे भी के लिए इन थोड़ा सो मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, कि अन कुछ ना कुछ मान लिया दोनों अन, तो लेट कैपिटल M बराबर मैक्सिमम ऑफ xn1 xn2 डैश डैश xn और l+1, इसी प्रकार स्मॉल m बराबर मिनिमम ऑफ xn1 xn2 डैश डैश xn l-1। यहां से इसको तो मैक्सिमम ले लिया, ठीक है, मतलब इनमें जो मैक्सिमम कौन था, l+1 था, तो l+1 को मैंने मैक्सिमम ले लिया, उसमें मैंने क्या लगा दिया m, और इस छोटे वाले को क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया, मतलब स्मॉल m, इसकी जगह स्मॉल m आ जाएगा, इसकी जगह कैपिटल m आ जाएगा, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल m लेस देन xn लेस देन कैपिटल M, यानी कि अतः सीक्वेंस मेरी कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई। यही हमें क्या, वैसे तो यही प्रूफ हो गया था ये, ठीक है, यही प्रूफ हो गया था, एक लाइन और बढ़ा लो, इसको कैपिटल M मान लो, इसको स्मॉल n मान लो, ठीक है, स्मॉल m मान लो तो थोड़ी सी दिखने में सुंदर लगेगी, ठीक है, बस इतना ही था। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। थ्योरम काफी इजी है, आप देख रहे हो थ्योरम काफी इजी है। हमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले देखो, सोचो थ्योरम करते कैसे हैं, उसमें सोचो कि हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या है कि अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है मतलब इसकी लिमिट है, ठीक है, अभिसारी अनुक्रम कब होता है, जब किसी सीक्वेंस की लिमिट मिले और वो कैसी मिले, फाइनाइट मिले, मतलब सर लिमिट है इसकी लिमिट है, क्योंकि अभिसारी है तो मैंने वो लिमिट मान ली L है, अब L उसकी लिमिट है तो मैं लिमिट की डेफिनेशन लगा देता हूं जो ये कहती है, ठीक है। अब मुझे यहां से पता है कि ओ एप्सिलॉन जो है वो चुपकोन है, वो कहीं कर रहे है, वो कहीं भी अठिन बठिन जा रहे है, ठीक है, क्योंकि ओ M जो है वो पूरा को पूरा डिपेंड की पर करे, एप्सिलॉन पर करे, लेकिन एप्सिलॉन तो अठिन बठिन जा रहे है, तो इन्हें शांत करा, इन्हें शांत करवाता है, इन फिक्स करना है, फिक्स करवा के लिए मैं इन दे दियो कोई एक नंबर जो है, कुछ भी दे दो, आपकी जो मर्जी हो ना वो दे दो, कोई जरूरत नहीं है एक की दो, आप 1/2 भी दे सकते हो, आप 1/3 भी दे सकते हो, आप 1/4 भी दे सकते हो, आप 0.000 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, मैंने सिर्फ एक दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी दे सकते हो इसको, ठीक है। साथ में अगर मैंने इसको फिक्स किया है तो ये M भी फिक्स होगा, ठीक है, इस M को मैंने फिक्स कर दिया M0 पर, यानी कि M0 पर, ठीक है, ये दोनों का दोनों वैल्यू मैंने यहां
रख दी, दोनों यहाँ रख दी, तो देखो ये रिजल्ट मुझे मिल गया। यहाँ से इसको ओपन कर दिया तो ये मिल गया। इनसे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या शो कर रहे हैं कि xn ना तो इधर जा पा रहा ना xn उधर जा पा रहा, मतलब ये क्या है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में मतलब सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। यही अपनी थ्योरम थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आगे एक थ्योरम और करते हैं, ठीक है, जो काफी अच्छी थ्योरम्स है इसकी, उस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। आगे भी इसी लिमिट के ऊपर है, ठीक है, आगे भी जो थ्योरम है वो इसी लिमिट के ऊपर है, तो वो थ्योरम भी हम देख लेते हैं। तो देखना आगे थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि इफ xn इज ए, इफ xn इज ए is a convergent sequence, if xn is a convergent sequence then its limit is unique। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या कह रहा है, xn अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट कैसी होती है, यूनिक होती है। हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, यदि xn कोई अनुक्रम है तो, xn कोई अनुक्रम है तो इसकी सीमा अद्वितीय होती है, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो कैसी होती है, अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। बोलो आई बात समझ में? तो इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। अब वही चीज, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि xn कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, xn कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है। ये कह रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मतलब इसकी लिमिट होगी, ठीक है, और जो कैसी होगी, फाइनाइट होगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, यानी कि फाइनाइट लिमिट इसकी हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यूनिक होनी चाहिए, तो मैं इसका कंट्राडिक्शन लेकर चलता हूं, यानी कि उल्टा ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं इसकी दो लिमिट है, एक तो L1 मान लेता हूं, एक L2 मान लेता हूं। बोलो आई बात समझ में? L1 के लिए मैं इसकी डेफिनेशन लगा देता हूं, ठीक है, कि यदि L1 xn की लिमिट हो तो xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। इसी प्रकार यदि L2 इसकी लिमिट हो तो L2 के लिए लगा देते हैं लेस देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2। बोलो आई बात समझ में? यहां तक ये चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है, ये डेफिनेशन लगा दी। अब यहां से एक चीज समझने वाली बात आती है, ठीक है, एक चीज समझने वाली बात क्या आती है कि ये दो नंबर हैं, ठीक है, एक तो नेचुरल नंबर m1 है, एक नेचुरल नंबर m2 है। ये दो नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब है ये वाली सीक्वेंस, ये वाली जो सीक्वेंस है उसके L1 के नेबरहुड में सारे पद हैं। कब? जब m1 के एक m1 हमें नेचुरल नंबर मिला, ठीक है, कहने का मतलब हमें एक नंबर मिला m1। ये जैसे ये नंबर मुझे मिला, इस L1 के प्रतिवेश में इस xn के सारे पद आ गए। यही तो है लिमिट की परिभाषा, यही तो कहती है कि एक नंबर हमें मिला, उस नंबर के बाद इस xn के सारे पद इस L1 के प्रतिवेश में आ गए। बोलो आई बात समझ में? इसी प्रकार ये डेफिनेशन क्या कहती है, हमें मिला m2, हमें मिला m2, उस m2 के मिलने के बाद सारे के सारे जो xn के पद है वो इस L2 के प्रतिवेश में आ गए, ठीक है, यानी कि इस L2 के नेबरहुड में सारे समा गए। बोलो आई बात समझे? नंबर लाइन पे इसको डिनोट करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है, कहीं भी कुछ भी ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं L1, यहां लेता हूं मैं L2, कहीं भी ले लो, जहां मर्जी हो वहीं ले लो, मैंने तो ऐसे ही लिए हैं जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। यहां मैंने L1 ले लिया, यहां मैंने L2 ले लिया। बोलो आई बात समझ में? ये इधर से कोई सीक्वेंस चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रहा हूं, इधर से कोई सीक्वेंस चल रही है, ये मैंने L1 का नेबरहुड ले लिया, ये मैंने L2 का नेबरहुड ले लिया। इधर से ये सीक्वेंस चलती हुई प्रारंभ हुई, ठीक है, ये सीक्वेंस चलती हुई प्रारंभ हुई। बोलो आई बात समझ में? ये सीक्वेंस प्रारंभ हुई, जैसे एक नेचुरल नंबर मिल गया, मान लो मुझे यहाँ m1, ठीक है, एक नेचुरल, ये पास पास में ले लो एकदम, फिर ये L2 का वो है नेबरहुड, ठीक है, यहां से एक नेचुरल नंबर मिला मुझे m1, जैसे ये नंबर मिला सीक्वेंस के सारे पद इसमें समा गए, ठीक है, फिर यहां मिला m2 तो सीक्वेंस के सारे पद इसमें समा गए।
ठीक है, इसे ही तो हुआ, तो सारे पद इस प्रतिवेश में आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, ये चीज गलत है वैसे। ठीक है, ये चीज गलत है क्योंकि दो लिमिट तो हो ही नहीं सकती, लेकिन हम समझने के लिए बता रहा हूं कि इस प्रकार से मान लो हो गया, तो यहां से देखो या तो M1 यहां हो सकता है, या M2 यहां हो सकता है, या M2 यहां हो सकता है, या M1 यहां हो सकता है, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों में से एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां ये L1 वाला भी इसमें समा जाएगा, L2 वाला भी इसमें समा जाएगा। कहने का मतलब दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी बड़ा होगा, ठीक है, जैसे L1 में मान लो ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, ऐसे मान लो। ठीक है, ये छोटा है मतलब ये यहां है। ठीक है, तो इस अक्सैन के सारे पद इस नेबरहुड में आ रहे हैं, ये सारा नेबरहुड L1 और L2 का ऐसा मान लो। ठीक है, L1 और L2 का ये नेबरहुड है, ऐसे आप मान लो इसको। ठीक है, जैसे ही L1 मिला तो सारे के सारे पद इसमें आ रहे हैं। ठीक है, M1 जैसे ही मिला सारे पद इसमें आ रहे हैं, फिर यहां M2 मिल गया तो L2 के सारे पद अब आ गए इसमें। ठीक है, L2 में सारे पद आ गए, यानी कि M2 के बाद L1 के सारे पद भी आ रहे हैं और L2 के भी सारे पद आ रहे हैं। अगर आप इसको मिनिमम लो, इसको मैक्सिमम लो, तो M1 के बाद में दोनों के पद क्या आ रहे हैं, एक में आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैं इन दोनों में मैक्सिमम चुन लेता हूं कि मैक्सिमम लेट मैक्सिमम ऑफ M1 M2, दोनों में मैक्सिमम मान लेता हूं मैं कोई नंबर M है। ठीक है, या M0 है, या M ही मान लो, दोनों में मैक्सिमम कौन है, M है। दोनों जगह यहां पुट कर दूंगा। बोलो आई बात समझ में। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, L1 बराबर L2 दिखा देंगे, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। तो करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ। ठीक है, तो थोड़ी सी रूपरेखा मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई होगी। तो देखना अब इसको प्रूफ करते हैं विस्तार से, फिर आपको ये थ्योरम पूरी समझ में आएगी। ठीक है, ये तो हमने ऐसे इसका मोटा मोटा पार्ट देखा है। तो देखना, माना एक्सएन कोई अभिसारी अनुक्रम यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तथा सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि एक्सएन की सीमा अद्वितीय होती है। बोलो आई बात समझ में। एक्सएन की सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां से एक चीज देखना, मैं मान लेता हूं, माना यदि संभव हो तो एक्सएन की दो सीमा L1 व L2 है। एक्सएन की कितनी सीमाएं हैं, दो सीमा में मान लेता हूं कि L1 व L2 है। अब मैं सबसे पहले मानता हूं यदि L1 एक्सएन की सीमा हो तो, यदि L1 एक्सएन की सीमा हो तो सीमा की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, सीमा की परिभाषा से, जो क्या कहते हैं, L1 लिमिट है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर M1 बिलोंग्स टू N। बोलो आई बात समझ में। यहां से मैं लिख सकता हूं एक्सएन माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल M1 फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल्स टू M1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार यदि L2 एक्सएन की सीमा हो तो, वही सीमा की परिभाषा से, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट M2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि एक्सएन माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल्स टू M2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से एक चीज सोचने वाली बात है, वो चीज यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्या किया मैंने, दो सीमाएं इसकी मान ली। ठीक है, L1 और L2। ठीक है, एक्सएन की, क्योंकि यूनिक सिद्ध करना है, मैं सिद्ध करूंगा L1 बराबर L2। ठीक है, यहां से देखना, फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं। यहां दो कंडीशन बनती है जब L1 एक्सएन की सीमा हो। L1 एक्सएन की सीमा हो तो सीमा की परिभाषा ये आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नेचुरल नंबर हमें मिला, एक M1 एक नेचुरल नंबर मिला। इस नेचुरल नंबर के मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे पद इस L1 के प्रतिवेश में आ गए। ठीक है, मतलब ये नेचुरल नंबर जैसे ही मिला, ये नेचुरल नंबर M1 मिलने के बाद
m1 मिलने के तुरंत बाद हुआ क्या, इस एक्सएन के सारे पद जितने भी हैं वो सारे के सारे पद इस L1 के नेबरहुड में आ गए, यही इसका मतलब है। इसी प्रकार अगर L2 इसकी सीमा हो तो एक नेचुरल नंबर m2 मिला, ठीक है, तो m2 के मिलने के तुरंत बाद जैसे ये मिला, मिलते ही हुआ क्या, सारे के सारे पद आ गए इस L2 के प्रतिवेश में, ठीक है, L2 के प्रतिवेश में आ गए। बोलो ये बात समझ में आई। अब यहां से एक चीज सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है कि सर इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, अब पता नहीं कौन है, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा है, ठीक है, दोनों में जो बड़ा है उसके बाद सारी की सारी, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, पूरी की पूरी लिमिट क्या होगी, सॉरी पूरे के पूरे पद क्या होंगे, उस प्रतिवेश में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं ले लूं, मान लो दोनों में मैक्सिमम लो, ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर कोई एक, दोनों में जो भी बड़ा है, ठीक है, दोनों में जो भी मैक्सिमम है उस नंबर के बाद तो L1 के प्रतिवेश में भी होंगे और L2 के प्रतिवेश में भी होंगे। यही कंडीशन कह सकता हूं मैं कि मान लो एक नंबर हमें m1 यहां मिला, ठीक है, यहां एक नंबर m1 मिला, तो यहां इस L1 के प्रतिवेश में सारे पद आ गए। बोलो आई बात समझ में। लेकिन L2 के प्रतिवेश में नहीं आ रहे, लेकिन L2 के प्रतिवेश में नहीं आ रहे। एक नंबर मान लो मुझे m2 यहां मिला, ठीक है, एक नंबर मुझे यहां मिला, तो जैसे ये मिला इसके प्रतिवेश में सारे आ गए, ठीक है, ये m1 मिलने के। अब यहां से देखना इस एक्सएन के जो पद है वो L2 के प्रतिवेश में भी है और L1 के भी प्रतिवेश में है, लेकिन इस m2 से पहले, इस m2 से पहले सारे पद सिर्फ इस L1 के प्रतिवेश में है। ये कहना चाह रहा है सारे पद सिर्फ और सिर्फ किसके प्रतिवेश में है, L1 के प्रतिवेश में है। m2 के मिलने के बाद सारे के सारे पद L1 के प्रतिवेश में भी है और L2 के प्रतिवेश में भी है। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं, m2 को, m1 को हटा दूं, तो m2 के प्रतिवेश में, सॉरी m2 मिलने के बाद L2 के प्रतिवेश में भी सारे हैं और L1 के प्रतिवेश में भी सारे हैं, क्योंकि L1 पहले आया ना, L1, ठीक है, L1 ने पहले कंटेन किया, ऐसा हमने माना है, ठीक है। अदरवाइज हमें पता नहीं है पहले किसने कंटेन किया, लेकिन ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि कंटेन किसने पहले किया है, कंटेन L1 ने पहले किया है, मतलब m1 पहले आया था, ठीक है, m1 पहले आ गया, उसने सारों को समेट लिया। पहले m1 आ गया, उसने बचे हुए जितने भी अनंत पद थे उन अनंत पदों को अपने बीच में समेट लिया, अपने साथ में समेट लिया। अब थोड़ा आगे पद बढ़ रहे, अब L1 के प्रतिवेश में तो वैसे ही हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते गए तो m2 मिला, ऐसे मिल रहे। ये इमेजिन करने वाली बात है, अदरवाइज लिमिट 2 तो होती नहीं है, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। आप इमेजिन करने का प्रयास करो कि जैसे m2 मिलेगा, फिर m2 राजी हो गए, m2 काइयों को राजी होगो कि हाँ मैं भी आगो, मतलब मेरो भी प्रतिवेश आएगो, मेरो भी प्रतिवेश L2 आएगो, तो सारा पद L2 का भी प्रतिवेश में भी आएगा। लेकिन L1 के प्रतिवेश में तो पहले से ही है, जैसे ही m2 मिला तो L2 के प्रतिवेश में भी आ गया। अगर मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि एक m2 के मिलने के बाद उसमें L1 के भी सारे हैं और m2 के भी सारे हैं, मतलब अगर मैं यहां m2 करूं तो भी ये कंडीशन सही हो जाएगी, यहां m2 ही रहने दूं। लेकिन हम ऐसे कैसे m2 कर दे, हमें तो पता ही नहीं है बड़ा कौन सा है, तो मैं मान लेता हूं दोनों में मैक्सिमम, लेट मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, दोनों में जो मैक्सिमम है वो m है, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, m है, ऐसा मान लेते हैं बड़ा नंबर। उसके बाद ये सारे के सारे पद L1 और L2 के प्रतिवेश में आ गए। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या लिख सकता हूं, xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी प्रकार बाई इक्वेशन सेकंड xn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्या किया, एक मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम ले लिया तो इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि बड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, एक साथ नंबर ले लिया, उसके बाद भी सारे पद उसमें आ रहे हैं, मतलब यहां से इस नेचुरल नंबर के बाद में भी सारे पद इसमें आ रहे हैं, L2 के प्रतिवेश में और L1 के प्रतिवेश में भी आ गए। तो दोनों रिजल्ट कैसे हो गए, यहां सेम हो गए, यहां सेम हो गए। नाउ अब मैं लेकर चलता हूं L1 माइनस L2 बराबर, ठीक है। यहां से मैं इसमें क्या करता हूं, xn ऐड कर देता हूं और xn घटा देता हूं, L1 प्लस xn माइनस xn माइनस L2। बोलो आई बात समझ में। मैंने क्या किया, L1 जोड़ दिया और L1 घटा दिया, इधर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां तक ये थ्योरम समझ में
आई होगी, आगे देखना। और ये अपनी YouTube पे आज की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, आगे भी होती रहेगी लेकिन रेगुलर नहीं चलेगी। तो रेगुलर के लिए अब आप ऐप पे आए, इसके आगे की सारी क्लास आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेगी। तो देखना यहां से, या फिर हो सकता है कल भी आपकी क्लास YouTube पे हो जाए, लेकिन जो फ्राइडे होगा, सॉरी फ्राइडे को, ठीक है, थर्सडे का ऑफ रहता है अपना, फ्राइडे होगा, फ्राइडे को आपकी कंटिन्यू रूप से क्लासें ऐप के ऊपर ही चलेगी, ठीक है। तो कभी भी आपकी क्लासें यहां ना हो उस दिन समझ लेना अब से ऐप पर चलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ऐप निःशुल्क है, आपका बताया हुआ है। आगे देखना, L1 माइनस L2 बराबर यहां से मैं क्या करता हूं, xn ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। तो माइनस xn प्लस L1, फिर ये वाला ले लेता हूं प्लस xn माइनस L2। बोलो आई बात समझ में? यहां से इसको मोड में है, माइनस xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2। बोलो आई बात में? मोड में है तो माइनस हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2। बोलो आई बात में? मोड की परिभाषा लगा देता हूं, यानी कि हम लिखते हैं x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2। बोलो आई बात में? ये कंडीशन लिखते हैं। तो यहां में ये डेफिनेशन लगाता हूं तो ये किस में बदल जाएगा, लेस देन में, यानी कि xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2 बाई इक्वेशन 3 एंड 4। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन, यानी कि x एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन L1 माइनस L2। तो L1 माइनस L2 लेस देन इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन, सिंस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 की तरफ टेंड करता है। तो मैं लिख देता हूं L1 माइनस L2 टेंड्स टू 0। तो L1 बराबर L2, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम रहती है ये भी अपनी, ठीक है, ये भी अपनी क्या रहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम रहती है, जो कई बार एग्जाम में आपको पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम भी आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में 2 थ्योरम हमने करके देखिए, आगे हम और थ्योरम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे कुछ और थ्योरम्स और उन पे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल एकदम ओपन करके, थ्योरम का पूरा पोस्टमार्टम करके। तो आपने देखा कि थ्योरम्स में कुछ नहीं था, ठीक है, थ्योरम्स में कुछ नहीं था, वही लिमिट की डेफिनेशन लगाई थी, ठीक है। इसमें भी लिमिट की डेफिनेशन ही लगाई है, यहां थोड़ा सा समझने वाला खेल था। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। बस यही एक समझने वाली चीज थी, बाकी तो पूरा का पूरा चल रहा है। L1 माइनस L2 यहां से लेकर चलूंगा, ठीक है, xn जोड़ दूं, यहां से लेकर चलूंगा, xn ऐड कर दूंगा, xn घटा दूंगा, फिर इस प्रकार से ओपन कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।